बहुत स्वागत है डॉक्टर रवि सिंह जी आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और एक एक करके जो 5 बड़े सवाल हमने आज रखे हैं, एक एक करके उन प्रश्नों के उत्तर आपसे लेंगे और साथ ही साथ बड़ी संख्या में हमारे दर्शक जो है आपसे अपना सवाल पूछना चाहते हैं, उनके प्रश्नों की भी हम चाहेंगे कि आप उत्तर दें। लेकिन पहला सवाल जो मेरा होगा वो अभी मौजूदा स्थिति के बाज़ार को लेते हुए एक जनरल व्यू आप अगले एक महीने में 15 दिन में बाज़ार को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं बाज़ार उन स्तरों पे आ गया है जहां पर जो आपने नंबर्स बताए थे कि यहां रुकावट आ सकती है, अब उन्हीं लेवल्स के आसपास 18,100 के आसपास निफ्टी आता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार में इस हफ्ते किस तरह का माहौल रहा, ये हमने देखा कि 2% के आसपास की तेजी है। जरा एक चार्ट के जरिए दिखा लेते हैं कि इस ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर में इस हफ्ते बाजार की दिशा कैसी रही। तो आप देख सकते हैं करीब 2% के आसपास की तेजी निफ्टी में देखने को मिली। सेंसेक्स भी 0.25% चढ़ा है। इसके अलावा मझोले शेयरों में अच्छी खासी तेजी, करीब 2.25% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी जो है हम देख रहे हैं 1.5% के आसपास चला है। बैंक में लगातार तेजी देखने को मिली है। इस हफ्ते थोड़ा सा बाकी इंडेक्स के मुकाबले अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाई दिया है। तो सर कैसे देख रहे हैं यहाँ से? अब डर भी लग रहा है बहुत लोगों को, कुछ लोगों को लग रहा है मुनाफा बुक कर लेना चाहिए, कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं अभी ये बाजार की जो रैली है ऑलमोस्ट जो वर्स्ट था वो ओवर हो गया है, जितने इंटरेस्ट रेट बढ़ने थे अभी बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। आप कैसे दांव लगा रहे हैं अगर एक 15-20 दिन एक महीने के नज़रिए से अगर बाजार को देखें तो? देखिए विपुल जी, आपने बिल्कुल जो है वो सही क्वेश्चन पूछा है और इनफैक्ट ये कहें कि आपने एक तरीके से आंसर भी दे दिया है, क्योंकि इस समय मार्केट अपने हाई पर है तो बिल्कुल आपका डरना, आपके सवालों का उठना बनता है। और उन्हीं सब सवालों के लिए आपने जो प्रोग्राम का थीम रखा है वो इतना स्ट्रांग है कि मुझे लगता है इंडस्ट्री में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है फिलहाल। तो अगर अभी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं तो इस समय 18,200 100 के बीच का जो लेवल है वो आपको बार बार छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस दिखाएगा, यानी उन लेवल से थोड़ा सा हर्डल आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड अब चेंज होता हुआ नजर आ रहा है और किसी भी हाल में अब निफ्टी अप साइड के मोमेंटम में जाते हैं तो 18,600 सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, जो कि अक्टूबर 2021 का हाई था। अब इस समय ऑब्वियस है कि जब टॉप पे मार्केट खड़ा होता है तो बहुत से स्टॉक्स गिरते हैं, इंडेक्स में प्रेशर आता है और जब गिरावट आती है तो पैनिक आता है, लगता है बहुत तेजी से मार्केट गिर जाएगा। लेकिन अभी सिचुएशन स्ट्रांग है तो मुझे लगता है अर्निंग सीजन का यहाँ पर फायदा मिल रहा है, तो गिरावट के चांसेस कम है। बेटर होगा कि आप अभी 10 दिन 15 दिन के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं तो आप वीकली बेसिस पे ट्रेड करें। वीकली का मतलब है कि आप मार्केट के मोमेंटम को ही गेन करें, या फिर इंडेक्स में अगर ट्रेड कर रहे हैं, या फिर आप स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएं। और जिसको लेकर के आपने आज का टॉपिक रखा है कि आप कंपाउंडेड ग्रोथ वाले स्टॉक्स में निवेश करें, फिर मार्केट ऊपर हो या नीचे आपको तो प्रॉफिट आना है। अब यहाँ पर क्या उम्मीद कर रहे हैं आपकी ये नए साल पर 2023 से पहले या क्रिसमस से पहले, क्रिसमस के आसपास हम नई ऊंचाई क्या छू पाएंगे? आपको क्या लग रहा है? जी देखिए, अभी के सेंटिमेंट में जो दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, एक तो पहला था कि जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हो गया, दूसरा इन्फ्लेशन को लेकर के सारी कंट्रीज स्टेप्स ले रही है, उसमें भारत भी शामिल है। तो अब ऐसा लगता है कि शायद वो डर यहाँ पर कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हाई की बात की जाए तो जरूर है कि मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी 18,600 का हाई जो है वो साल के पहले महीने में या फिर इस साल के अंत तक आपको देखने को मिल सकता है। और ये इस तरीके का मोमेंटम है कि आप ज्यादातर बास्केट देखिए, यानी कि नंबर ऑफ स्टॉक्स जो इंडेक्सेस में है वो इंडाइसेस में अपवर्ड मोमेंटम की तरफ है और सेक्टर स्पेसिफिक भी काफी बाइंग है। तो मुझे लगता है कि जरूर टेस्ट यहाँ पर होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। चलिए अब लौटते हैं आज की थीम पर। और आज की थीम जैसा कि हम बता रहे थे कि कंपाउंडिंग ग्रोथ वाले स्टॉक्स कौन से हैं, क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये समझाइए, क्योंकि अब जैसा मैंने शुरू में बताया कि इस तरह के स्टॉक्स जो कि हम बहुत हर किसी के बस का नहीं होता है रवि जी की वो लगातार शेयरों को ट्रैक करे, देखे। और कई बार ऐसा करते हैं लोग कि नहीं हमने तो 6 महीने के लिए, हमने तो 5 साल के लिए लिया था, लेकिन बीच में शेयर ने हाई बनाया फिर लो बना दिया। ऐसे में कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करें वो हम आपसे बाद में समझेंगे। पहले होता क्या है, किस तरह के शेयरों को हम कह सकते हैं कि ये कंपाउंडिंग ग्रोथ वाले स्टॉक्स हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो कंपाउंडिंग ग्रोथ की बात की, कंपाउंडिंग ग्रोथ का मतलब ही सीधा सीधा है कि आप जो निवेश करें, जिस भी स्टॉक पे निवेश करें, वो आपके साथ साल दर साल आपका साथ दे। यानी कि साथ देने का मतलब है कि आपको वो प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट रहे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मारुति की कार की डिमांड जिस हिसाब से चल रही है, अगर आप 2008 से देखें और 2000 आज आप 22 में खड़े हैं, तो आपको जिस हिसाब से मार्केट का मूवमेंट हुआ, नई गाड़ियों की जरूरत हुई, फेस लिफ्ट की जरूरत हुई, एक अपग्रेड ग्रोथ देखने को मिली, उसी तरीके से आपके पोर्टफोलियो में
इसी टाइप के स्टॉक्स की बास्केट आपकी होनी चाहिए जो कि आपको कंपाउंडेड ग्रोथ देते रहे। अब कंपाउंडिंग ग्रोथ का सीधा मतलब है कि मार्केट उतार ऊपर चढ़े या नीचे जाए, लेकिन जो कंपनी के स्ट्रांग फंडामेंटल है, जिनका बिजनेस स्ट्रांग है, जो आगे फ्यूचरिस्टिक सोच रखते हैं, जिनकी ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, उस टाइप के स्टॉक्स को आप अपनी बास्केट में शामिल करिए। और विपुल जी, इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अगर आप कंपाउंडिंग ग्रोथ के स्टॉक्स को अगर फाइंड आउट हम आगे चर्चा करेंगे तो जी। शायद वो लार्ज कैप के टॉप स्टॉक्स नहीं आते। अच्छा, लार्ज कैप के वो टॉप स्टॉक्स नहीं आते हैं, वो तो हम आपसे आखिरी में समझेंगे कि कौन से शेयर आप चुन रहे हैं। लेकिन अगर चुनाव करना हो मतलब कंपाउंडिंग ग्रोथ वाले शेयरों का, तो दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करें और शेयरों को चुनाव किस तरीके से करना चाहिए। अभी तक हमने देखा है कि जैसे जो दिग्गज कंपनियां रही हैं, जैसे आईटीसी में मतलब लोग भूल गए लेकर के नहीं चल रहा है, बात सही है, लेकिन जब हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं तो वहाँ पर काफ़ी बड़े रिटर्न देखने को मिले हैं कि जो है अब चला है शेयर जो है। अगर जरा कुछ एक कंपनियों के हम जरा चार्ट्स भी अगर हम चाहेंगे तो अभी दिखाएंगे आपको, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करें सेक्टर और शेयरों को। देखिए, सबसे बढ़िया तरीका होता है सिंह साहब फाइंड आउट करने का कि आप कभी भी जो इस इंडस्ट्री चल रही है या जो इंडस्ट्री आगे प्रॉस्पेक्ट फ्यूचर में है, उस इंडस्ट्री के को अपनी बास्केट में जरूर शामिल करिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं कि जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर यहाँ पर नए नए आयाम, नए नए ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, तो आपको फोकस करना है तो बैंकिंग सेक्टर में फोकस करना चाहिए। सेकंड, जैसे आप ऑटो स्टॉक को यहाँ पर देखें तो जिस हिसाब से भारत के में गाड़ियों की डिमांड बढ़ी है और ऑटो कंपनीज जिस हिसाब से वेटिंग चल रही हैं, तो इन कंपनीज के शेयरों को आप इस तरीके से आप सेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिस सेक्टर की रिक्वायरमेंट आज आपकी जरूरत है और आगे आने वाले समय में वो सेक्टर की जरूरत रहेगी, उन सेक्टर्स को आप अपने पोर्टफोलियो में हमेशा शामिल करने की सोचिए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सेक्टर तो मैंने चूज कर लिया, जैसे एग्जांपल के लिए लेता हूं, मैंने बैंक तो चूज कर लिया, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में आपके पास ऑप्शन ये भी है, आपको यस बैंक जैसा भी शेयर दिखाई देता है और आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक जैसे शेयर भी दिखाई देते हैं जो कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है। तो सबसे पहले मैं बैंकिंग सेक्टर में बहुत सिंपल से एक एग्जांपल में लेके आपको इसीलिए बैंकिंग सेक्टर का बता रहा हूं कि बिल्कुल। आप जिस बैंक पे, सबसे बड़ी बात है, आज आप सारे बैंकों पे निवेश करने की मत सोचिए, आप किस बैंकिंग को यूज कर रहे हैं उससे बढ़िया एग्जांपल नहीं हो सकता आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पाने के लिए, क्योंकि उस बैंक के सर्विसेज क्या है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और अगर आप उससे सेटिस्फाई हैं तो वो बैंक भी आपको कहीं ना कहीं से आपको अच्छा दिखाई देगा, उसकी ग्रोथ दिखाई देगी। और समय समय पर बैंकिंग में जो चेंजेस होते हैं, कौन उसको अडॉप्ट कर रहा है, कितनी ग्रोथ आ रही, ये कई ऐसे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से स्टॉक्स में रैली देखने को मिलती है और आपको सेक्टर और स्टॉक फाइंड आउट करने में आसानी होती है। तो मुझे लगता है कि आप जब सेक्टर फाइंड आउट करिए तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपके आसपास जो चीजें हैं, जो डेली मर्रा की चीजें जिनकी यूज खत्म नहीं होंगे, आगे बढ़ेंगे और नए जो आयाम आ रहे हैं, जो नई इंडस्ट्री आ रही है, उनकी ग्रोथ कितनी है वो अगर देखेंगे तो आपको इस तरीके की स्टॉक फाइंड आउट करना बहुत आसान हो। तो तमाम वो फैक्टर्स हैं जिन पे आपको नज़र रखनी चाहिए और दूर की दृष्टि रखिए कि आज जिस चीज़ की डिमांड है, क्या आज के 4 साल 5 साल बाद उसकी डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है, तभी आप अच्छे सेक्टर चुन पाएंगे और उस सेक्टर को चुनने के बाद आप अच्छे शेयर चुन पाएंगे। आज रवि जी से हम पूछेंगे कि आखिर में उनसे 3-4 शेयर वो कौन से हैं जो उनको लग रहा है कि नहीं ये कंपाउंडिंग ग्रोथ वाले शेयर्स हैं। लेकिन उदाहरण के लिए ज़रा अगला सवाल पहले पूछ लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमने शेयर आइडेंटिफाई कर लिया और आपने कोई शेयर रिकमेंड कर दिया, लेकिन शेयर बाज़ार है और इसमें उतार चढ़ाव लगा रहता है, अगर किसी कारणवश कोई खबर आने की वजह से या कंपनी के अंदर कोई बात होने से शेयर नहीं चल रहा है या फिर शेयर में गिरावट आ जाए, तो फिर अगर हमने अपना एक पोर्टफोलियो बनाया है और इस तरह के शेयरों पे हम पैसे लगा रहे हैं कि नहीं, हम तो भूलने के लिए लगा रहे हैं, तो अगर शेयर गिर रहा है तो क्या करना चाहिए। हमने आईटीसी का उदाहरण मैं इसलिए यहाँ पर देना चाहा था कि 5 साल का उनका अगर चार्ट देखें तो कितने मीम बन गए। 2019, 20, 21 में बहुत एक रेंज में फंसा हुआ शेयर था, लेकिन ये था कि कंपनी अच्छी थी तो उसने उस तमाम चीज़ों की भरपाई जो है वो 1 साल में ही कर दी, अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। तो अगर शेयर रुका हुआ है या गिर रहा है तो क्या घबराना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। 19 में किस तरीके की स्थिति 300 के आसपास चल रहा था, 20 आते आते हमने देखा कि ये 150 पे आ गया और उसके बाद से एक दायरे में ही चलता रहा। लेकिन 2022 में आप देखिए किस तरीके का मूव देखने को मिला है और ये दोबारा 350 के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया। तो अगर इस तरह की स्थिति में लोग घबराते हैं निवेशक, तो क्या करना चाहिए, क्या कुछ सलाह देंगे आप?
देखिए, सबसे बड़ी बात है विपुल जी की मार्केट है, मार्केट में उतार और चढ़ाव दोनों आपको देखने को मिलेंगे। कुछ शेयर आपके गिरेंगे भी, कुछ बढ़ेंगे भी। और हमारे यहाँ पे जो जैसे सब सिंपल सी बात है कि अगर कई बार ऐसा होता है कि आपको ज्यादा आगे तेजी से बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे लेने होते हैं। यही सिंपल थ्योरी आपको स्टॉक मार्केट पे भी दिखाई देती है कि अगर स्टॉक्स में बाइंग आ रही है तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आते रहना एक अच्छे संकेत है। उसका एक फायदा ये भी है कि नए इन्वेस्टर भी उसको वहां पर परचेज करते हैं। दूसरा ये भी फायदा है कि कंपनी भी उस हिसाब से प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है कि उनकी ग्रोथ बनी रहे। तो ये उतार चढ़ाव तो बने रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्या वहां पर तेजी जब आती है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप किसी भी शेयर को आप ले लीजिए और आप उसको अगर देखेंगे तो आप ये मान के चलिए वो शेयर आपको साल में ज्यादातर स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे, आपको लगभग 65% स्टॉक ऐसे मिलेंगे जो कि आपको एक सिंगल पॉइंट पे आपको 19-20% के रिटर्न भी देते हैं। और ऐसा भी होता है कि वो आपको अचानक से 50% जो है वो लॉस भी देने लगते हैं, यानी आपके फंड के आधे पैसे हो जाते हैं। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका जो एक गुरु मंत्र है वो यही है कि सही टाइम पे निवेश करना और सही टाइम पे एग्जिट करना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपने गलत टाइम चूज किया तो फिर आपको स्टॉक मार्केट में नुकसान से नहीं बचा सकता, लेकिन अगर आपने सही टाइम पे चूज किया तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। अब वो सही और गलत टाइम कोई फाइंड आउट नहीं कर सकता, ना हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं, सिर्फ हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसका सबसे अच्छा तरीका मैं ये अपनाता हूं कि आप कभी भी कोई भी स्टॉक जब भी आप सेलेक्ट करते हैं, खरीदते हैं, जैसे आपने आईटीसी का एग्जांपल लिया, अगर आप आईटीसी के शेयर को खरीदते हैं, आपने सपोज 300 रुपए में खरीदा, मैं पीछे से एग्जांपल लेता हूं, और जी वो गिरता हुआ 150 रुपए की तरफ बढ़ रहा है, तो आपने जब खरीदा था उस समय टारगेट कितना सेट किया था? अगर आपने कहा था कि मुझे 15% का टारगेट मिलना चाहिए, तो आप किसी भी स्टॉक का एक रिस्क जरूर रखिए, यानी कि अगर वो स्टॉक 5% नीचे गिरता, आप एग्जिट हो जाइए, वापस दूसरी अपॉर्चुनिटी देखिए। 5,000 स्टॉक्स है, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलता रहता है। तो बिल्कुल ये सिंपल थ्योरी स्ट्रैटेजी फॉलो करिए कि जब भी किसी स्टॉक में निवेश करिए उसका टारगेट और अपना रिस्क उसी दिन सेम टाइम पे डिसाइड कर लीजिए। रिस्क अगर हिट हो जाए तो एग्जिट हो जाइए, टारगेट आता है तो भी एक बार को जरूर निकलिए। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट पहलू है कि अब आप, अगर मैं इस आईटीसी एग्जांपल बोलूं, 350 रुपए था, 150 रुपए आ गया, अगर आपने 5% के स्टॉप लॉस पे सौदा काट दिया था तो हो सकता है 150 रुपए पे आप दोबारा उस स्टॉक को खरीदते, और जिसने 150 पे खरीदा 300 वापस हो गया, उसको 100% का रिटर्न है। लेकिन जिसने 300 पे खरीदा और 300 खड़ा है आज, उसको कोई रिटर्न नहीं। तो एक ही मैदान में दोनों लोग हैं, तो बिल्कुल। बेहतर होगा कि आप सही चुनाव करें। सही चुनाव करना बहुत आवश्यक है, सही समय पर एंट्री करना बहुत आवश्यक है और निकलना भी बहुत आवश्यक है। लेकिन अब इसी का जो विपरीत स्थिति है उस पर भी जरा नज़र डाल लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि अगर शेयर में ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी आ जाए तो फिर क्या करना चाहिए। और हमने देखा कि इस साल बहुत सारे ऐसे शेयर रहे जिन्होंने बहुत तेज़ी के साथ वो ऊपर गए, वहाँ पर ऊपर से नीचे भी आए। उदाहरण के लिए अगर हम अदानी का एग्जांपल लें, ज़्यादातर कंपनियों के शेयरों में हमने देखा कि धुआंधार तेज़ी देखने को मिली। उसका भी जरा चार्ट दिखा लेते हैं और फिर हम जानना चाहेंगे कि एग्जिट कैसे करना चाहिए। बहुत लोगों को नहीं पता होता है, वो टॉप भी देख लेते हैं, बॉटम भी देख लेते हैं और फिर कहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हैं। देखिए ज़रा इसके चार्ट को देखिए आप, 2022 के 100 रुपये के आसपास ये शेयर चल रहा था और 100 रुपये से चलते चलते ये करीब 400 रुपये तक गया, 4 गुना हो गया एक साल के अंदर ये शेयर। तो सोचिए कि अब वो किन लेवल्स पे निकलना चाहिए। अब जो लोग 400 पे लिए हुए हैं, अब वो कह रहे हैं कि शेयर चल नहीं रहा है, तो फिर उनके लिए तो फिर परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर आपने सही समय पे एंट्री की होती तो फिर उनको एग्जिट कहाँ करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि बहुत लोग पीक देख लेते हैं और उसके बाद से फिर शेयर में गिरावट भी देखते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते उन्हें निकलना कहाँ चाहिए। देखिए विपुल जी, हमारी और आपकी एजुकेशन में एक सिंपल पुरानी कहावत कही गई है, लालच बुरी बला है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा लागू होता है। और क्योंकि किसी भी स्टॉक को, मैंने पहले बताया, अगर आपने किसी स्टॉक को खरीदा और उस स्टॉक में आपने 15% टारगेट रखा था, वो 15% के बजाय आपने नहीं देखा, मिस हो गया, वो 30% के रिटर्न दे रहा है, तो वो 30% के रिटर्न को आप जरूर एक बार रिविजिट करिए कि वो स्टॉक की रैली किस वजह से आई है, अगर बढ़ रहा है तो कितना और वेट करना है, और फिर उसमें 1-to-1 आपको समय देना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में बड़े नुकसान हो सकते हैं और आप गलत जगह एंट्री कर जाते हैं। अब स्टॉक मार्केट में ज्यादातर क्या होता है कि लोग सुनते हैं, जैसे अदानी पावर का ही आप एग्जांपल ले रहे हैं, जब 300 गया तो लोगों ने कहा अब ये 600 रुपए हो जाएगा,
700 रुपए हो जाएगा, तो कुछ लोग 300 रुपए पे खरीदिए। जब 400 आया तो फिर और लोगों ने कहा कि पीछे 100 रुपए में खरीदा था, उसका 400 हो गया, मैं आज खरीद लेता हूं, वो 800 हो जाएगा। लेकिन हायर वैल्यूएशन हो चुके हैं, स्पेकुलेटिव हो चुका है, वो बहुत ज्यादा ओवर प्राइस हो चुका है। इन बातों को भी ध्यान रखना पड़ता है, और अगर ये बातें आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आप कहीं भी स्टॉक को खरीदेंगे, वो आपको रिटर्न देने में हमेशा आपको नुकसान ही देगा, रिटर्न देने की प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। तो इसलिए जरूरत है आपको सही टाइम पर रिटर्न को वापस, यानी कि अगर प्रॉफिट आ रहा है तो लेने में भी शर्म मत करिए, और अगर लॉस आ रहा है तो उसको काटने से भी हिचकिचाइए नहीं, कोशिश यही करिए। और जब भी आपको किसी स्टॉक में जो आपका टारगेट प्राइस हिट होता है तो आप उसको रिविजिट करिए, अगर लगता है ग्रोथ चल रही है तो आप उसके साथ चलिए, फिर से वापस से अपने रिस्क को वहां पर रिवाइज करिए, जिससे कि आप अपने प्रॉफिट को और बढ़ा सकें और आपका पोर्टफोलियो और अच्छा हो सके। अब इसके लिए आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि मान लीजिए किसी ने 1 लाख 2 लाख रुपए 5 साल के लिए उसने लगा दिए कि ठीक है ये पैसे हम किसी 5 साल के बाद उसका टारगेट है उसे उसके पूरा करेगा ये, और शेयर भी आइडेंटिफाई कर लिए, को क्या उसके बाद सो जाना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं नज़रें बना के रखनी चाहिए, समय समय पर जो ज़रूरी नंबर्स हैं उन पे ध्यान देना चाहिए? वो कौन से ज़रूरी आंकड़े हैं जो आपको लगता है कि निवेशक को निवेश करने के बाद ज़रूर चेक करने चाहिए? जैसे हम देखते हैं कि आरबीआई के डेटा आ रहे हैं, इन्फ्लेशन के डेटा आ रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, इनमें से किनको आप ज़्यादा महत्वपूर्ण, या फिर इंटरनेशनल खबरें आ रही हैं, कौन सी खबरें ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है जिन पर समय समय पर नज़र रखना चाहिए लोगों को? देखिए, ये स्थिति हमेशा चलती रहेगी। आज जियोपॉलिटिकल टेंशन है, कल क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी, परसों इन्फ्लेशन का नंबर डर दिखाएगा, आगे बहुत से ऐसे पैटर्न हमेशा होते रहेंगे। ये न्यूज का इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो लाइफ लॉन्ग ये चलता रहेगा, इससे पैनिक खाने की जरूरत नहीं है। जिस स्टॉक को आप खरीद रहे हैं उस स्टॉक के इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल क्या चल रहे हैं, और मैं आपको 5 फंडामेंटल ऐसे बताता हूं जिसे आप किसी भी वेबसाइट कहीं से भी आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएंगे। पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करने में, आप उसका रेवेन्यू जरूर देखिए कि उसका रेवेन्यू, और इस बात को जरूर देखिए कि वो कंटिन्यूअस अप हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे अगर मैं किसी कंपनी को एनालाइज कर रहा हूं तो जी। 4 साल का अगर रेवेन्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो वो शेयर आपको गिरी से भी गिरी कंडीशन पे आपको प्रॉफिट दे के जाएगा, आपका नुकसान नहीं होगा। तो पहला फैक्टर है रेवेन्यू। दूसरा फैक्टर है पैट ग्रोथ। पैट ग्रोथ का मतलब है कि वो कंपनी प्रॉफिट कितना बना रही है। अगर सेल्स नंबर बढ़ रहे हैं तो चाहे 10%, 5%, 2% ही प्रॉफिट इंक्रीज हो, लेकिन प्रॉफिट नंबर इन्फ्लेशन के हिसाब से इंक्रीज होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो किस मार्जिन को यूज करे। अगर एबिट मार्जिन अगर आप समझते हैं तो उसको देखिए, नहीं तो कंपनी के आगे कितने मार्जिन उसने यूज कर रही है, कितना वो फंड उसके लिए यूज कर रहे हैं, उसको जरूर देखिए, जिससे कि आपको ये फायदा मिल सके। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आरओई, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, कितने परसेंट का आपको रिटर्न मिल रहा है, वो कंपनी कितने परसेंट, और ये किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको इमीडिएटली देखने को मिल जाएगा। तो ये 4 फैक्टर, और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कंपनी का कैश फ्लो कितना है। और इस कैश फ्लो को जानने के लिए आप किसी भी वेबसाइट पे कैश फ्लो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इन 5 चीजों का कंपैरिजन आपको करना है, सिर्फ और सिर्फ एक बास्केट बना लीजिए 4 साल की, और 4 साल में अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में शेयर ले लीजिए, आपको नुकसान नहीं देगा। ये सिंपल फॉर्मूला है। चलिए, तो इन 5 चीज़ों पे ध्यान रखिए, और ये चीज़ें अगर पिछले 4-5 साल के आंकड़े देखिए, अगर वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो फिर आप वहाँ पर निवेश कर सकते हैं। बहुत आसान सा फॉर्मूला है ये, जिसको आपके शेयर को चुनते समय आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं। चलते चलते आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल और जानना चाहेंगे। आपने कहा था कि जो हम कंपाउंडिंग ग्रोथ वाले शेयर हैं उसमें लार्ज कैप नहीं है, वो कौन से हैं शेयर, कौन से शेयर ऐसे हो सकते हैं? क्योंकि हमने आईटीसी सुना है, हमने देखा एचडीएफसी बैंक में, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन सबको हम मानते थे कि रिलैक्सो जो कंपाउंडिंग ग्रोथ वाले हैं कि एक भले ही उतनी तेजी वाले रिटर्न ना मिले हों लेकिन सुरक्षित रिटर्न वहाँ पर देखने को मिले। आपको ये सुरक्षित रिटर्न कहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी के माहौल में? देखिए, इस मामले में तो विपुल जी मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनीज ज्यादा कंसिस्टेंट रही हैं, और उनके जिस हिसाब से प्रोडक्टिविटी लाइन रही है वो ज्यादा अच्छे रहे हैं। जैसे मैं कुछ स्टॉक्स के नाम ले लेता हूँ। एक है जेटीएल इंफ्रा, दूसरी है ग्रैन्युअल्स इंडिया। आप इन दोनों स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर पिक्चर नजर आ जाएगा। बहुत से ऐसे स्टॉक हैं, राघव प्रोडक्ट है, जेपी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स है, केआई इंडस्ट्रीज है।
तो ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं, लेकिन आप सिर्फ दो स्टॉक को अभी एक बार को रेफरेंस के लिए देखिए, जेटीएल इंफ्रा और ग्रैन्युअल्स इंडिया। आप इनके कंपाउंडिंग ग्रोथ को आप देखेंगे तो आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा कि मैं किस चीज की चर्चा कर रहा हूं, और उसी फ्रेम में आप और स्टॉक्स को फाइंड आउट करिए तो आपको बहुत आसानी से अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे। चलिए, बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त नहीं दी है डॉक्टर रवि जी ने, सिर्फ दो शेयरों के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। और आप खुद भी इस बारे में रिसर्च करें, और अगर आप निवेश करना चाहें तो यहाँ पर इनको लगता है कि कंपाउंडिंग ग्रोथ वाले शेयर साबित हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में आपके लिए। तो इस सेगमेंट को यहीं पर समेटते हैं और अगले सेगमेंट की तरफ रुख करते हैं। अगला सेगमेंट जिसमें बड़ी संख्या में हमारे दर्शक अपने प्रश्न पूछते हैं, अपने सवाल भेजते हैं। आज भी हमारे सामने बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं और सबसे पहला प्रश्न भेजा गया है राजन त्रिपाठी जी की तरफ से, लखनऊ से हैं राजन जी। राजन जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार राजन जी, कैसे हैं आप और लखनऊ में मौसम कैसा है? बहुत अच्छा मौसम है, इसमें खुशनुमा मौसम है, लेकिन मन में मेरे एक संशय है। बताइए। बहुत ही एक मन में था कि फ्यूचर ग्रुप के ऊपर 2500 शेयर मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उसका फ्यूचर क्या हो सकता है। मुझे अब क्या करें, हमने बड़े उत्साह में ले लिया था। किसके शेयर लिए आपने? 2500 शेयर है फ्यूचर कंज्यूमर का। अच्छा, फ्यूचर कंज्यूमर के शेयर आपने लिए हुए हैं। आपने टाटा पावर पर जी आपने टाटा पावर पर भी शायद सवाल पूछा है। हाँ, टाटा पावर के भी हमारे पास 45 शेयर है। अच्छा। 222 के रेट पे है हमारे। 222 या तो उस पर ही प्रकाश डलवा दें। चलिए ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि अगर समय होगा तो डॉक्टर रवि से दोनों प्रश्नों के उत्तर ले लेते हैं। टाटा पावर में तो मुनाफे में है यहाँ पर राजन जी, और फ्यूचर कंज्यूमर पे नुकसान में है रवि जी। अगर आप उत्तर देना चाहें तो फ्यूचर कंज्यूमर पे, टाटा पावर पे इन्होंने कहा कि अब जानना चाह रहे हैं किन स्तर पे इनको मुनाफा अपना बुक करना चाहिए। देखिए, इसमें टाटा पावर एक अपट्रेंड में है और अच्छा स्टॉक है, और मैं कांग्रेचुलेट करूंगा कि आप राजन जी आपने बढ़िया स्टॉक बाय किया। 255 रुपए के पास आता है, मुनाफा वसूल कर लीजिए। रिस्क मैं हमेशा बताता हूं, इसलिए 200 का एक स्टॉप लॉस जरूर डाल के रखिए। जितना अच्छा आपने ये स्टॉक खरीदा है उतना ही बुरा आपने फ्यूचर कंज्यूमर खरीदा है। बिना कुछ सोचे समझे उसमें कुछ बचा नहीं है, तो बेटर है कि आप उसको एक बार को एग्जिट कर लीजिए। क्यों मैं ऐसा करूं? हो सकता है आप सोच रहे हो कि ₹1.70 ये स्टॉक चल रहा है, मैं एग्जिट क्यों करूं? जब तक आपके ये पोर्टफोलियो में रहेगा तब तक आप इसी सवाल के बारे में सोचते रहेंगे और नया चीज नहीं सोच पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप उससे दूरी बनाइए और टाटा पावर को अपनी पोर्टफोलियो में इंक्रीज करिए, बढ़ाइए। 255 आता है, मुनाफा वसूल करिए और धन्यवाद करिए विपुल जी का। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आपका रवि जी, आप इतनी अच्छी सलाह दे रहे हैं। तो चिंता मुक्त होना है तो फ्यूचर कंज्यूमर से निकल जाइए, अन्यथा आप बाकी जो पोर्टफोलियो है उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, इसी के बारे में सोचते रहेंगे। और बाकी टाटा पावर आपका निवेश अच्छा है, 255 के लक्ष्य के साथ आप यहाँ पर बने रहिए। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, संभ्रांत मिश्रा जी हैं नोएडा से। इनका सवाल है टाटा मोटर्स पर, 50 शेयर इन्होंने लिए हुए। टाटा ग्रुप पे बड़े सवाल आ रहे हैं आज, और 339 रुपए के भाव पर संभ्रांत मिश्रा जी ने ये सवाल किया है कि ये 339 रुपए पे लिए हैं और किन स्तरों पर इन्हें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। टाटा मोटर्स ओवरऑल ऑटो सेक्टर पे आपकी राय, और टाटा मोटर्स को किस तरीके से आप देख रहे हैं? 339 की खरीद है इनकी। देखिए, टाटा मोटर ने अपने आप को काफी रीस्ट्रक्चर किया, फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, लेकिन स्टॉक में वो ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही क्योंकि कई और फ्रेम है जिनमें कि इनके बुक्स पे हिट देखने को मिलता है। लेकिन स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है। इस समय के हिसाब से मैं कहूंगा कि एक बार को आपको 430 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, तो आप वहां पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और जो आधा 50% स्टॉक रखिए उसको 480 के टारगेट के लिए रख लीजिए। स्टॉप लॉस डाल दीजिए 400 रुपए का, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। नीचे आएगा तो वापस उसी आधे पैसे जो आपने निकाले उससे फिर से खरीद लीजिएगा, नहीं तो 480 आता है तो पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इस टाइप की स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो आप ये डे टू डे वोलेटिलिटी से बच पाएंगे और आप मुनाफा भी समेट पाएंगे।